जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है अनिरुद्ध और मैं आप सभी का वेलकम करता हूं इंडिया डिकोडेड पर। दोस्तों, आज से लगभग 6 महीने पहले जब पीएम मोदी जापान के दौरे पर गए थे, आपको याद होगा कि उस टाइम पे जापान ने अमेरिका का जो दौरा था वो कैंसिल किया था जापान के ट्रेड एडवाइजर ने, और बल्कि उन्होंने अमेरिका को इग्नोर करते हुए इंडिया में 10 ट्रिलियन येन की इन्वेस्टमेंट का भी ऐलान किया था। ये वाली खबर आप देख सकते हैं, 26 अगस्त के आसपास की है। जापान ने कहा था कि हम लोग भारत में 68 बिलियन डॉलर्स यानी कि 10 ट्रिलियन येन का निवेश करने वाले हैं। एंड दोस्तों, द बेस्ट पार्ट इज कि जापान अपनी प्रॉमिस पे खरा उतर रहा है, बिकॉज जो इन्वेस्टमेंट्स इन्होंने प्रॉमिस करी थी इंडिया को लेके, इंडियन इकोनॉमी को लेकर, उन्होंने उन इन्वेस्टमेंट्स को आज करना शुरू कर दिया है। आप लोग यहां पे देख सकते हैं, खबर आज से कुछ ही दिन पहले सामने आई है। टोक्यो टू मुंबई, द जापानीज आर पोरिंग बिग मनी इनटू इंडिया। कई सारे सेक्टर्स में इस पैसे को डाला जा रहा है। जो सबसे ज्यादा यहां पे अट्रैक्टिव सेक्टर्स जिसके अंदर पैसे को निवेश किया जा रहा है वो फाइनेंशियल सेक्टर्स हैं, सेमीकंडक्टर्स के सेक्टर्स हैं, और साथ में एआई के भी कई सारे सेक्टर्स हैं। उन सभी चीजों के बारे में मैं आपके साथ आगे चल करके चर्चा करूंगा। किन किन सेक्टर्स में कितना कितना निवेश किया जा रहा है, क्यों आखिरकार जापान इंडिया को ही चूज कर रहा है। लेकिन दिस इज नॉट दी ओनली इन्वेस्टमेंट जो कि उनके द्वारा करी जा रही है। रिसेंटली दोस्तों, हमारी कॉमर्स मिनिस्ट्री के द्वारा यह डेटा भी पेश किया गया कि जापान के द्वारा करी गई इंडिया में जो टोटल एफडीआई है वो भी 2.7 लाख करोड़ यानी कि मोर देन 30 बिलियन डॉलर्स को अब क्रॉस कर चुकी है। और अगर टोटल जापानीज फर्म्स जो कि आज की घड़ी में इंडिया में प्रेजेंट हैं उसके आंकड़े को देखा जाए तो लगभग 1400 से भी ज्यादा फर्म्स आपको इंडिया में देखने को मिल जाती हैं। यहां पर भी आप देख सकते हैं, सोशल मीडिया पर भी इसको जगह जगह पे कवर किया गया है। ये क्या इन्वेस्टमेंट है, ये 10 ट्रिलियन येन की जो इन्वेस्टमेंट है ये अलग है, और ये 30 बिलियन डॉलर्स की जो एफडीआई है ये अलग है। ये दोनों में क्या डिफरेंस है, सभी चीजों के बारे में आपके साथ मैं चर्चा करूंगा। एफडीआई किन सेक्टर्स में हुआ है, कितना हुआ है, वो भी आपके साथ चर्चा करेंगे। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंटली डिस्कस करेंगे व्हाई जापान इज नाउ चूजिंग इंडिया। कैसे भारत जापान के लिए अब टॉप चॉइस बन चुका है, इसको भी समझेंगे। आइए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं तो दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से, व्हाट्सएप चैनल के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो दिए गए क्यूआर कोड के माध्यम से हमें कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। ऑलराइट, आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बता देता हूं। अगस्त महीने का टाइम चल रहा था। उस टाइम पे आपको याद होगा, अभी डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया के ऊपर नए नए ताज़े 50% टैरिफ को अनाउंस किया था। लेकिन इंडिया एज यूजुअल उस चीज़ को लेके घबराया नहीं था। हमारी जो आउटरीच पॉलिसी चल रही थी वो दूसरी कंट्रीज के साथ प्रॉपरली चल रही थी। उसी बीच पीएम मोदी जापान के दौरे पर गए और उन्होंने वहां पे जाके ये इतना बड़ा स्टेटमेंट दिया था। आप देखिए कि 80% ऑफ कंपनीज इंडिया में आना चाहती हैं, 75% ऑलरेडी प्रॉफिट में चल रही हैं। इंडिया में कैपिटल केवल ग्रो नहीं करता बल्कि मल्टीप्लाई करता है। इंडिया में स्टेबिलिटी है, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है, पॉलिसीज को लेके ट्रांसपेरेंसी है। ये वाला स्टेटमेंट इंडिया के पीएम मोदी ने जापान से जाकर दिया था, और ये इनडायरेक्टली अमेरिका को ही टारगेट करते हुए दिया था कि हम लोग किसी एक कंट्री पे डिपेंडेंट नहीं है, बिकॉज हमारी जो कंपनीज हैं वो इंडिपेंडेंटली भी बहुत शानदार परफॉर्म कर रही हैं। उसी मौके पे दोस्तों दो इंटरेस्टिंग चीजें हुई थी जो कि जापान की तरफ से हुई थी। जापान के जो ट्रेड नेगोशिएटर थे उन्होंने अपने अमेरिका की ट्रिप को कैंसिल किया। खबर की तारीख भी आप यहां पे देख सकते हैं, 28 अगस्त की है। जापान अमेरिका से काफी नाखुश था, बिकॉज जो टैरिफ्स अमेरिका ने भारत के ऊपर लगाए थे वो इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं जापान को भी नेगेटिवली इंपैक्ट कर रहे थे, बिकॉज उसकी वजह से ग्लोबल सप्लाई चेन्स खराब हो रही थी, उसकी वजह से टोटल एशियन इकोनॉमीज में प्रॉब्लम आ रही थी। एंड इसीलिए जापान ने कहा कि अमेरिका का ट्रिप कैंसिल किया, बट एट द सेम टाइम दे अनाउंस्ड कि 68 बिलियन डॉलर की जो इन्वेस्टमेंट है, प्राइवेट सेक्टर की इन्वेस्टमेंट, उसको इंडिया में हम लोग आगे चल करके करेंगे। मेन फोकस रखेंगे एआई के ऊपर, सेमीकंडक्टर्स के ऊपर, क्लीन एनर्जी के ऊपर, इकोनॉमिक सिक्योरिटी कॉपरेशन के ऊपर। एंड दोस्तों, जापान अपनी प्रोमिसेस पे खरा उतरा है, बिकॉज अब उस प्रोसेस को उन्होंने शुरू कर दिया है। शुरू नहीं कहना चाहिए, बल्कि उस प्रोसेस में वो काफ़ी इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी कर चुके हैं। ये रिपोर्ट इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट है, जिसमें दे आर मेंशनिंग कि जापानीज कैपिटल ऑलरेडी इंडिया में एक्टिवली फ्लो करना शुरू कर चुका है।
आप यहाँ पे डायरेक्टली देख लीजिए विदाउट एनी वेस्टेज ऑफ टाइम। बड़ी बड़ी डील्स, जापान का जाना माना ये यहाँ पे फंड है MUFG, इन्होंने $4.45 बिलियन को श्रीराम फाइनेंस में इन्वेस्ट किया है। SMBC के द्वारा 20% स्टेक को लिया गया येस बैंक में फॉर $1.6 बिलियन। सेम यही वाले MUFG ने 338 मिलियन को DMI फाइनेंस में इन्वेस्ट किया। मिसूहो ने एक्वायर किया अवेंडस कैपिटल, डाइवा ने इन्वेस्ट किया एम्बेट कैपिटल में। ये केवल और केवल फाइनेंशियल सेक्टर की इन्वेस्टमेंट्स की बात कर रहा हूं। आगे चलिए, कई सारे स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्रियल सेक्टर्स में, सेमीकंडक्टर्स, रिन्यूएबल एनर्जी, AI में, क्रिटिकल मिनरल्स, रेयर अर्थ्स में, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में, टेलीकॉम, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में, जहां जहां पे मौका मिल रहा था जापान वहां वहां पे इन्वेस्टमेंट को करता जा रहा था। इतना ही नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर में देखिए, बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट्स में, मुंबई टू अहमदाबाद में, मेट्रो प्रोजेक्ट्स, पोर्ट्स में, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स में, लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर में जापान के द्वारा दोस्तों 81% ऑफ द बुलेट ट्रेन की जो टोटल कॉस्ट है उसको फाइनेंस किया गया है अल्ट्रा चीप लोन्स के माध्यम से, बिल्कुल थ्रो अवे प्राइजेस पे जापानीज बैंकों के द्वारा इस बेसिकली लोन को यहां पे दिया जा रहा है। आप लोग खुद देख सकते हैं कि अक्रॉस वेरियस सेक्टर्स उन्होंने इन्वेस्टमेंट्स को करना शुरू किया है और रकमें मैंने आपको फाइनेंशियल सेक्टर में दिखा दी, बाकी सेक्टर्स में भी ये बहुत ही बड़े लेवल पे हो रहा है। ये वाली जो इन्वेस्टमेंट है ये एक टाइप की इन्वेस्टमेंट है। इसको अगर मैं थोड़ा सा सिंपल आपको बताना चाहूं तो दिस इज मोर लाइक फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, जिसको हम FPI भी समझ सकते हैं। लेकिन उसके अलावा जो जापानीज के द्वारा करी गई FDI है वो वैसे तो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा थी, लेकिन वो अभी भी तेजी से बढ़ती जा रही है। डेटा पूरा पिछले सन 2000 से है कि $30 बिलियन से ज़्यादा का निवेश जापान के द्वारा किया जा चुका है। उन्होंने बल्कि FDI के मोमेंटम को और ज़्यादा बढ़ा दिया है। कैपिटल इनफ्लोज जो हैं वो और ज़्यादा एक्सेलरेट हो चुके हैं, इन्वेस्टमेंट पाइपलाइंस फिर से एक्टिव हो चुकी हैं। वैसे आपको बता दूं, इंडिया के टॉप 5 FDI सोर्स कंट्रीज़ में जापान कंसिस्टेंटली रहा है और अभी भी बरकरार वैसे ही रहा हुआ है। यहाँ पे किन किन सेक्टर्स में किया जा रहा है? मेट्रो सिस्टम्स, फ्रेट कॉरिडोर्स, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, स्पोर्ट्स में, ऑटोमोबाइल्स में आई एम वेरी वेरी श्योर आपको मालूम होगा सुजुकी, टोयोटा, होंडा और इनकी फैक्ट्रियों को भी अब बनाने की बातचीत चल रही है। सुजुकी की तो आप लोग जानते ही हैं, बहुत सारी फैक्ट्रीज हैं। टोयोटा, होंडा की फैक्ट्रीज को भी बनाने की बातचीत यहाँ पर चल रही है। ये दोनों तरह की इन्वेस्टमेंट्स जापान के द्वारा करी जा रही हैं। जो पहले हमने बात करी दैट वाज बेसिकली द फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, और जो हमने अभी बात करी दैट इज बेसिकली द FDI, यानी कि जो येस बैंक ने स्टेक लिया था वो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट का उदाहरण था। जो सुजुकी इंडिया में आके फैक्ट्रियां बनाती है वो एक तरीके से FDI का उदाहरण था। हाँ, ये बात सही है कि जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है ये परमानेंट नहीं होती, FDI ज़्यादा परमानेंट होती है। लेकिन हम भी जानते हैं कि जापान इस पैसे को कहीं नहीं ले जाने वाला, वो इंडिया में ही इसको रखने वाले हैं। सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है, वाई इंडिया, वाई भारत? इट इज़ यहाँ पे दोस्तों 3 बड़े फैक्टर्स आते हैं। एक फैक्टर जापान का खुद का फैक्टर है, एक फैक्टर इंडिया का फैक्टर है, यानी कि एक जापान का पुश फैक्टर है, एक इंडिया का पुल फैक्टर है, और एक फैक्टर चाइना का फैक्टर आता है। जापान का फैक्टर क्या है? जापान दोस्तों आज के टाइम पे सीरियस स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स को फेस करता है। वो क्या है? उनकी खुद की आबादी बहुत ज़्यादा एजिंग पॉपुलेशन है, उसके बाद आबादी जो है वो डिक्लाइनिंग है, मतलब कि आबादी बढ़ नहीं रही है। जब इतने ज़्यादा बूढ़े लोग होंगे, सीनाइल पॉपुलेशन होगी, तो आबादी बढ़ने का स्कोप नहीं होता है, जिस वजह से उनकी कंट्री में क्रेडिट की डिमांड बहुत कम है। बैंकिंग सेक्टर बहुत ज़्यादा सैचुरेट हो चुका है, यानी कि उनके बैंक्स डोमेस्टिकली तो ग्रो कर ही नहीं पाते हैं, इसीलिए वो दूसरी कंट्रीज़ में जाकर के ही निवेश करते हैं। लेकिन एक और बड़ा फैक्टर इंडिया का पुल फैक्टर है। इंडिया वो सब चीज़ें ऑफर करता है जो कि जापान के पास फिलहाल नहीं है। हमारी पॉपुलेशन एक तो बहुत ज़्यादा है, 1.4 बिलियन, और पॉपुलेशन ज़्यादा होने के साथ साथ बहुत यंग भी है, और उसके साथ में हमारी मिडिल क्लास भी तेज़ी से बढ़ रही है। अच्छा, जब पॉपुलेशन यंग है, मिडिल क्लास तेजी से बढ़ रही है, क्रेडिट डिमांड बहुत ज़्यादा है, इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ बहुत ज़्यादा है, डिजिटल इकोनॉमी का बूम बहुत ज़्यादा है, तो वो सारे के सारे गैप्स जो कि जापान की इकोनॉमी में है, उनकी सोसाइटी में है, वो इंडिया फुलफिल करता है। एंड
थर्ड रीजन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, चाइना। जापान अपने आप को चाइना से दूर करना चाहता है, डिपेंडेंस को खत्म करना चाहता है, और जो प्रॉब्लम्स चाइना में हैं वो सॉल्यूशंस इंडिया ऑफर करता है, और जो अच्छी चीज चाइना में है वो भी इंडिया ऑफर करता है। मैन्युफैक्चरिंग की बात करें, अगर चाइना वर्ल्ड की फैक्ट्री था, इंडिया भी अब उस रास्ते पे चलना शुरू कर चुका है। लेकिन जो चाइना की प्रॉब्लम्स थी कि पॉलिटिकल सिस्टम खराब था या जियोपॉलिटिक्स में उनकी अलाइनमेंट नहीं हो रही थी, वहां पर इंडिया एक ऐसा सिस्टम ऑफर करता है जो कि डेमोक्रेटिक है, जो कि ज़्यादा स्टेबल है। इसीलिए भी जापान के द्वारा अब इंडिया को चूज़ किया जा रहा है। और एटलीस्ट मैं अगर एशिया की बात करूं तो इंडिया इज़ नाउ टॉप चॉइस फॉर दी जापानीज इन्वेस्टमेंट, और इसीलिए दोस्तों इतने भारी लेवल पे इन इन्वेस्टमेंट्स को किया जा रहा है। क्या होगा आगे चल करके, वी विल डेफिनेटली ब्रिंग एन अपडेट फॉर यू गाइज। लेकिन दोस्तों एक चीज़ जो कि यहाँ पर मैं पॉइंट आउट करना चाहूँगा, जो कि हमें डेफिनेटली इसको करना चाहिए, कि हमारा जापान के साथ जो FTA ऑलरेडी साइन हो रखा था बहुत साल पहले, उसका हमें नुकसान होता है कि हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है वो जापान के साथ $12 बिलियन को क्रॉस कर चुका है। हालांकि इस चीज़ को लेके रिव्यू टॉक्स चल रही हैं, बट इंडिया का थोड़ा फोकस दूसरी इकोनॉमीज के ऊपर लगा हुआ है। लेकिन इस FTA को भी रिव्यू करना बहुत ज़रूरी है, सो दैट जो ये इंडिया का बढ़ता ट्रेड डेफिसिट है जापान के साथ, इसको भी हम लोग जल्दी से एड्रेस कर सकें। आप लोग जो भी सोचते हैं मुझे बताएं कॉमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।